ठीक है। अब लेकिन अगर हम P की बात करें तो P के अंदर क्या है, 3 कक्षक होते हैं। 3 कक्षकों में अंदर सबसे पहले क्या बोला जाता है कि आप सारे समान ऊर्जा के कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर उसके बाद में उसकी पेयरिंग स्टार्ट करो। तो इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे कैसे भरेंगे, पहले 1 2 3 इस तरह से। पेयरिंग हम पहले स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसकी पेयरिंग स्टार्ट होती है ऐसे, ठीक है। समान ऊर्जा के कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर उसके बाद में उसमें पेयरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा कि 1s है उसमें पहले भरेंगे, 2s है उसमें बाद में भरेंगे, 2p में उससे बाद में भरेंगे। यहाँ पे हमने कहा 3d और 4s में हम 4s में पहले भरेंगे, है ना। क्यों कहा, क्योंकि इसके लिए लगता है n+l रूल। आप बता रहे थे, वो थोड़ा आपको याद नहीं है, धुंधला धुंधला है, इसलिए ये पाउली का नहीं है। पाउली का ये होता है कि हमेशा अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन आता है एक एक कक्षक के अंदर। एक कक्षक के अंदर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो अपोजिट स्पिन का आएगा, ठीक है, चक्रण का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन हम बढ़ते हैं तो हम n+l की वैल्यू को चेक करते हैं, ठीक है। n यहाँ पे क्या है, मेन क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या, और l है डिंक्सी क्वांटम संख्या या कक्षक क्वांटम संख्या। अजीमुथल बोला जाता है इसको, अजीमुथल क्वांटम नंबर। l जो होता है हिंदी का ही वर्ड है डिंक्सी, हाँ, या फिर कक्षक क्वांटम संख्या, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये क्या होती है, जैसे 0 1 2 3 है तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, sp df gh ऐसे, ठीक है। और n की जो वैल्यू है वो क्या होती है ये, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना होता है, n+l। तो जब भी n+l चेक करोगे तो यहाँ पे ये क्या है 3, d के लिए l की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4, और s की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0। तो ये टोटल आया 5, ये टोटल आया 4। तो जहां पर n+l की वैल्यू कम आती है हम इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भरते हैं। तो वैसे तो हमें जिसमें मेन क्वांटम नंबर की वैल्यू कम थी वहां पे इलेक्ट्रॉन भरने थे, लेकिन यहाँ पे रूल लगता है कि n+l की वैल्यू जहां पे कम होगी वहां पे हम उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो यहाँ पे हम 4s के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर हमारा 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, और d श्रृंखला के जितने भी एलिमेंट है उसके अंदर डी कक्षक जो है वो पूरे भरे हुए नहीं होते, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, ठीक है। वो सारी हमारी डी की सीरीज आती है, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, हाँ, क्रोमियम का जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ठीक है, तो क्रोमियम में हम क्या करते हैं, ये होना चाहिए 3d4 4s2 होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं उसकी जगह इसे कर देते हैं 3d5 4s1, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ओब्बो के नियम का उल्लंघन है। इसका रीजन हमने ये पूछा था, ये बोला था कि इसके 4 जो मेन अट्रैक्शन के और रिपल्शन के फोर्स लगते हैं हम उसमें कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो वो चारों आपने लिखे थे, उसके आधार पे हमने बताया था कि ये ओब्बो के नियम का उल्लंघन क्यों करता है। तो 4 पॉइंट आपने लिखे, एक नाभिकीय इलेक्ट्रॉनिक आकर्षण का बल, ठीक है। वो क्या होता है कि जब भी नाभिक अपने चारों ओर घूमने वाले इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है तो वो होता है नाभिकीय आकर्षण का बल, ठीक है। दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो क्या होता है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है सबसे बाह्यतम या संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला नाभिक का आकर्षण बल, उसके आकर्षण बल में कमी आती है किसके कारण, इसके बीच में प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण। इसे बोलते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, या परिरक्षण प्रभाव। इसके अलावा एक फोर्स लगता है अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण, यानी इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण का प्रभाव लगता है। और चौथा होता है विनिमय ऊर्जा बल। अब ये विनिमय ऊर्जा बल क्या होता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं कक्षकों के अंदर, ठीक है, तो कक्षकों में ये यहाँ पे क्या है 4s2 से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लेके गए इधर 3d के अंदर 3d5 बनाया, इसे हमने हाफ फील्ड बना दिया, अर्धपूरित बना दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक्सचेंज एनर्जी फोर्स होता है। इसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को एक्सचेंज कर देना है।
तो ये 4 फैक्टर है जिसके कारण ये क्या करता है, ओह्मो के नियम का या तो पालन करेगा या उल्लंघन करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक लाइन लिख लो लास्ट में, इसके आगे लाइन लिखो, चारों कारक मिलके, ये चारों कारक मिलके इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायित्व प्रदान करते हैं। और यह तय करते हैं कि, यह निर्धारित करते हैं कि इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षक में जाएगा या ns में जाएगा। यह निर्धारित करते हैं कि इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षक में जाएगा या ns कक्षक में जाएगा। ठीक है, एक लाइन और लिख लो इसमें, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यासों में NS 0 और 1, NS 0 और 1, कई जगह हम क्या करते हैं, NS 0 भी कर देते हैं 3D10 करने के लिए। ठीक है, वो आएगा आपके आगे 4D और 5D सीरीज के अंदर। कई जगह हम क्या करते हैं, NS 1 कर देते हैं आपका हाफ फील्ड या फुल फील्ड 3D को बनाने के लिए। ठीक है, NS कक्षक NS 0 1 रख सकते हैं। इनके स्थायित्व के 2 कारण होते हैं। इनके स्थायित्व के 2 कारण होते हैं। पहला है, इन विन्यासों में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सभी जगह समान होता है। इन विन्यासों में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सभी जगह समान होता है। और सेकंड पॉइंट, उच्च विनिमय ऊर्जा, हाई एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, हम क्या करते हैं, डी के अंदर या तो क्या करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं या फिर 10, है ना, या तो ये लेके आते हैं तब हमारा NS0 1 रहता है। ठीक है, या NS1 रहता है, जैसे क्रोमियम में NS1 रहता है। या फिर हम क्या करते हैं पूरे 10 के 10 लेके आते हैं तो आपका NS में 0 या 1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रीजन क्या है स्थायित्व का, कि जब भी इलेक्ट्रॉन हमने भरा तो समान ऊर्जा के सारे कक्षक भर गए। तो यहाँ पे रिपल्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण, वो सब जगह समान रहता है जब वो अर्धपूरित होता है या फिर पूर्ण पूरित होता है। ठीक है, हाफ फील्ड होता है या फुल फील्ड होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हाई एक्सचेंज एनर्जी होती है। हाई एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या है कि जैसे हमने भरा ये क्रोमियम के अंदर 3D5 कर दिया। ठीक है, और NS हमारा क्या हो गया 1 हो गया, ये NS वाला 1 हो गया। यानी अगर हम यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं तो ये क्या होता है, ये पेयरिंग करेगा, है ना। NS वाले के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं तो वो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो ये पेयरिंग एनर्जी जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको NS में लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक्सचेंज फोर्स जो है वो ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको 3D के अंदर लेके आते हैं। ये 2 मेन रीजन है जिसकी वजह से ये ओह्मो के नियम का उल्लंघन करता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में लिखो, डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण को क्या क्या होते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था,
ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट धातु होते हैं या नहीं होते? होते हैं, ठीक है। संक्रमण धातुएं सारी धात्विक होती है, संक्रमण धातु ही बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो ये धातु होते हैं, धातुओं का नेचर क्या होता है? तन्य होती है, आघात वर्धनीय होती है, ठीक है, और बहुत आसानी से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, ठीक है। वो हम कंपैरिजन करेंगे एस के साथ। एस भी क्या है? धातु है। एस ब्लॉक के जो दोनों ग्रुप है आपके, वो कौन से होते हैं? वो भी धातु होती है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप वो दोनों क्या होती है? धातुएं होती है। अगर हम उसका कंपैरिजन करें डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ में, तो धात्विक नेचर किसका ज्यादा होता है? एस ब्लॉक का ज्यादा होता है, डी ब्लॉक का कम होता है, ठीक है। क्यों? डी ब्लॉक का एक तो साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में दाईं तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? साइज छोटा होता जाएगा। जितना साइज छोटा होता जाता है उतना वो जो एलिमेंट है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल बाह्य संयोजकता कोश के ऊपर ज्यादा प्रबलता से लगेगा, ठीक है। ये इसका मेन रीजन होता है। तो जैसे आपने बोला कि धातुएं जो होती है वो आघात वर्धनीय होती है और क्या होती है? तन्य होती है। तो ये जो डी ब्लॉक वाली है ये उन एस ब्लॉक के कंपैरिजन में थोड़ी आघात वर्धनीय कम होती है, तन्यता उनसे थोड़ी कम होती है, ठीक है। ये क्या है? कंपैरिजन है एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के मेटल्स के बीच में, ठीक है। एक तो ये मेन पॉइंट था। अच्छा, इसके अंदर सारी की सारी जो मेटल्स है डी ब्लॉक के अंदर, वो सॉलिड फॉर्म में आपको नहीं मिलेगी। जैसे मरकरी है, मरकरी किसकी फॉर्म में मिलता है? द्रव, लिक्विड की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और इनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है बाकी सॉलिड होती है। बाकी की सारी जो ट्रांजिशन मेटल्स है, संक्रमण धातुएं होती है, वो ठोस होती है, सॉलिड होती है। तो सॉलिड क्या है? क्रिस्टल फॉर्म में होगा। अगर ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ज्यादातर एफसीसी होती है। एफसीसी कौन सी होती है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फलक केंद्रित घन संरचना होती है। घनीय का फलक केंद्रित घनीय संरचना, ठीक है। या फिर ये क्या होती है? एचसीपी के रूप में होती है, यानी हेक्सागोनल, एचसीसी, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। दो तरह की होती है, एक होती है एफसीसी और एक होती है एचसीपी, ठीक है। एफसीसी क्या होता है? फलक केंद्रित क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी घनीय संरचना, और एचसीपी होता है हेक्सागोनल षटकोणीय क्लोज पैकिंग होती है ये, ठीक है। अब ये एफसीसी और ज्यादातर जो आपकी एस ब्लॉक वाली मेटल्स होती है वो एससीसी होती है, एससीसी या बीसीसी। एससीसी क्या होती है? सिंपल क्यूबिक सरल घनीय संरचना होती है, सरल घनीय संरचना होती है। और बीसीसी क्या होती है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी काय केंद्रित घनीय संरचना होती है। आपने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा, ठीक है। आयतन और घनत्व, अगर हम सिर्फ डी ब्लॉक की बात करें तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, तो पहले ये बताओ कि आकार छोटा होता है या बड़ा होता है? ये हमारी डी मेटल है, ठीक है, 3D सीरीज है। हम जब भी क्या करेंगे, बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले तो ये देखो कि परमाणुक त्रिज्या बढ़ती है या घटती है। तो ये तो हुआ एक पॉइंट कि अगर हम 3D सीरीज की बात करते हैं तो पहले आपकी परमाणु त्रिज्या घटती है, फिर कांस्टेंट रहती है और फिर बढ़ती है, ठीक है। अब आयतन, वॉल्यूम की अगर बात करें तो वो क्या होगा? आयतन
आयतन पहले आयतन घटेगा, फिर आयतन बढ़ेगा। आयतन सेम रहेगा लेकिन घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा कैसे? हाँ, आकार छोटा होता जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एक तरह से आयतन को घटाते हुए जाएंगे। ठीक है, घनत्व बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आयतन, हाँ, क्योंकि वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो आपका घनत्व जो है वो इधर से उधर जाने पे बढ़ेगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। अच्छा, धात्विक त्रिज्या क्या होती है, परमाणविक त्रिज्या क्या होती है, ये बताओ, आप बताएंगे? एक तो लिख लो धात्विक गुण, सामान्य गुणधर्म लिख रहे हैं डी ब्लॉक के, पहला है धात्विक गुण। इसमें लिखो सभी संक्रमण तत्व धातुएं हैं, सभी संक्रमण तत्व धातुएं हैं। एस ब्लॉक की तुलना में ये धातुएं अति कठोर यानी हार्ड होती है, आघात वर्धनीय होती है, तन्य होती है और ब्रिटल भंगुर होती है। ठीक है, लगभग वैसा सही नेचर होता है उनका। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो पारा या मरकरी एक अपवाद है जो कि सामान्य ताप और दाब पर द्रव अवस्था में मिलता है। पारा या मरकरी क्या है? अपवाद है जो कि सामान्य ताप और दाब पर द्रव अवस्था में मिलता है। इनमें सहसंयोजक और धात्विक दोनों बंध मिलते हैं। इनमें सहसंयोजक और धात्विक दोनों बंध मिलते हैं। धात्विक बंध के कारण इनमें धात्विक बंध के कारण इनमें तन्यता, आघात वर्धनीयता और विद्युत चालकता का गुण पाया जाता है। धात्विक बंध में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं में, उसकी वजह से बॉन्ड बनता है। तो इसकी वजह से इनमें क्या होती है, तन्यता होती है, आघात वर्धनीयता होती है और विद्युत चालकता होती है। ठीक है, संक्रमण तत्वों में ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होने के कारण, डीलोकलाइज्ड होने के कारण चालकता दिखाते हैं। अच्छा, धातुएं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है या इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है, विद्युत धनी होती है या विद्युत ऋणी होती है? धातुएं विद्युत ऋणी होती है या विद्युत धनी होती है? धनी होती है, विद्युत धनी होती है, क्योंकि हम जैसे जैसे दाईं तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में वैसे वैसे ईएन बढ़ती है, तो सबसे कम ईएन किसकी होती है, मेटल्स की होती है, तो ये विद्युत धनी होती है। एक पॉइंट लिख लो, विद्युत धनी। ये सभी धातुएं विद्युत धनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है।
और ये 3 संरचनाओं के रूप में पाई जाती है। 3 संरचनाओं के रूप में पाई जाती है। एक तो एफसीसी काय केंद्रित, सॉरी एफसीसी फलक केंद्रित घनीय संरचना, एक एचसीपी षडकोणीय निबिड़ संकुलन, एचसीपी षडकोणीय निबिड़ संकुलन, और काय केंद्रित घनीय संरचना बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो ट्रेंड है वो संक्रमण धातुओं में बाएं से दाएं तरफ जाने पे बढ़ेगा या घटेगा? विद्युत धनी होने का जो गुण है वो पीरियोडिक टेबल में जब भी हम डी ब्लॉक में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो बढ़ता है या कम? तो कैसे? ईएन जो है वो बढ़ती है हमेशा इधर जाने पे। ईएन अगर बढ़ रही है मतलब विद्युत धनी प्रवृत्ति कम होती है। ठीक है, लिख लो, इन तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनी गुण कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, इन तत्वों में प्रबल धात्विक बंध मिलते हैं जिससे इनकी कठोरता, जिससे आकार छोटा होगा तो बढ़ेगी। ठीक है, प्रबल धात्विक बंध मिलता है, इससे इन तत्वों की कठोरता, उच्च घनत्व और उच्च परमाणविक एंथैल्पी होती है। उच्च घनत्व और उच्च परमाणविक एंथैल्पी होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।